नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भारत के भूगोल के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर कराएंगे। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अन्य वीडियोज़ को भी ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वो सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर कराए हैं भूगोल से संबंधित, जो आपके RO और UPPCS में आएंगे। तो यहाँ पर शुरू पार्ट में हम भारत के भूगोल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम विश्व के भूगोल के बारे में भी देखेंगे। तो हम इस वीडियो में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और मैपिंग वाली क्लास भी देखेंगे। तो याद रखिएगा, यह वीडियो आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह रामबाण रिवीजन सीरीज है भूगोल की। सबसे पहले कि आप भूगोल में बस इतना पढ़ लेना इस वीडियो को, और आपका भूगोल का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएगा जो आप तैयारी करते हैं, क्योंकि यह स्टैटिक पोर्शन का सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन होगा। सबसे पहले हम हिमालय के विभाजन को देखेंगे इस वीडियो में, कि हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटियों का निवास स्थान, यानी कि एशिया की अविश्वसनीय पर्वत प्रणाली है। उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारतीय महाद्वीप के जलोढ़ मैदानों के बीच एक महान दीवार है। उसके बाद इसे पश्चिम से पूर्व तक अनुदैर्ध्य रूप में 4 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है ब्रह्मपुत्र और काली नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी के बीच का भाग। तो यह ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी, उसके बाद सतलज और काली नदी, उसके बाद काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग, उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो ये भाग सबसे बड़ा है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के मैदान जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कश्मीर हिमालय, जो पहला हिमालय था। यह कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में इसकी विशेषता ऊंची बर्फ से ढकी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ, आपस में जुड़ी हुई धाराएं और ऊंचे पर्वत दर्रे हैं। यह सीमा 700 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर चौड़ाई तक फैली हुई है। यहाँ करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो जम्मू कश्मीर में एक करेवा मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र केसर और अन्य सूखे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यह करेवा मिट्टी जो होती है, यह केसर के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो याद रखिएगा, करेवा मिट्टी का संबंध केसर के उत्पादन से है। उसके बाद कश्मीर हिमालय के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला है, बुर्जिल दर्रा है, खारदोंगला है, पेंसीला है, सासेरला है और ला नाकला है, जारा ला है, तसाका ला है, उमासी ला है। यानी कि जिसमें भी ला जुड़ा हो आप समझ जाइएगा कि यह कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। कारा तागला है। उसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण बर्फ से ढकी चोटियों के बारे में, जो कि कश्मीर हिमालय में है। नंदा देवी, त्रिशूल, नुनकुन, कामथ और नंगा पर्वत, ये सभी कश्मीर हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। उसके बाद कुमायूं हिमालय है। यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय, इस मंडल की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो इस मंडल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। उसके बाद देख लेते हैं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटियां नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामेत, बद्रीनाथ, जांवली, गंगोत्री और बंदरपूछ है। यही गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। याद रखिएगा, इसी गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और ये बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है। तो ये सभी प्रमुख चोटियां हैं, यहीं से प्रमुख नदियां भी निकलती हैं।
उसके बाद पिंडारी, गंगोत्री और मिलम इस प्रभाग के महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। प्रमुख हिल स्टेशन मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर हैं। तो ये हुमायूं हिमालय के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। महत्वपूर्ण दर्रे कौन हैं? तो थांगला है, मुलिंगला है, माना है और मंगसा, धुरा है और लिपुलेख है। तो ये हुमायूं हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। उसके बाद आते हैं नेपाल हिमालय। यह प्रभाग काली नदी से तीस्ता नदी के बीच तक फैला हुआ है। चरम पूर्वी भाग सिक्किम हिमालय को छोड़कर इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है। महत्वपूर्ण चोटियाँ इसकी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू और गोसाईनाथ है। तो इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ जो हैं वो कंचनजंगा, एवरेस्ट इसी में पड़ती हैं, जो उसकी विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में इनको गिना जाता है। और यदि बात कर ली जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा इसमें मिश्रित विरासत के रूप में शामिल है। आइए नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम के दर्रे हैं, याद रखिएगा, नाथुला और सेलेपला दर्रा। उसके बाद बढ़ते हैं असम एवं पूर्वी हिमालय। तो यह विभाजन तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। तो असम का यह हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि दिहांग नदी के रूप में भी जानते हैं, के बीच स्थित है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश और भूटान राज्य पर कब्जा करता है। तो यह भारत में भूटान और अरुणाचल प्रदेश राज्य में कब्जा करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर यह दक्षिणी मोड़ लेती है। तो हिमालय की जो चोटी है, जैसे ही जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है, तो फिर वहां पर दक्षिणी मोड़ ले लेती है, इस आकार की बन जाती है। और यह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में श्रृंखलाएं व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। तो यह उसके बाद जब यह दक्षिणी मोड़ लेती है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में श्रृंखलाएं बनाती है, जिसे कि पूर्वांचल कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, पूर्वांचल पश्चिम में मेघालय पठार से जुड़ा हुआ है और म्यांमार पर्वत श्रृंखला का इसका विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के द्वीप समूह तक जारी है। तो म्यांमार पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया द्वीप समूह तक भी जारी है। आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख पर्वत चोटियां, जो कि मैपिंग के शुरू हम देखेंगे। सबसे पहले पामीर का पठार है। यह हिंदुकुश और कुनलुन पर्वत को जोड़ने का काम करता है, इन दोनों के बीच में स्थित है और जिसे कि विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। तो पामीर का पठार भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। यह हिंदुकुश और कुनलुन पर्वत का मिलन स्थल है। उसके बाद काराकोरम, जिसे कि केटू रेंज कहते हैं, जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। केटू 8611 मीटर ऊंची है, काराकोरम रेंज इसे बोलते हैं। उसके बाद नंगा पर्वत है 8126 मीटर। तो ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद लद्दाख देख लेते हैं। उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल और धौलागिरी। इसका हमेशा क्रम पूछा जाता है, तो हम आपको इसको क्रम से बता दें उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, उत्तर से दक्षिण क्रम है इसका, फिर है पीर पंजाल, फिर है धौलागिरी। तो इस प्रकार से इसका यह उत्तर से दक्षिण क्रम है, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में कौन कौन चोटियां स्थित हैं हम इस मैप में देख सकते हैं। कामेट और त्रिशूल।
तो कामेर और त्रिशूल और नंदा देवी चोटियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद देख लेते हैं पीर पंजाल श्रेणी, देख लेते हैं यहाँ पर है। उसके बाद धौलागिरी उसके जस्ट नीचे है। उसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान में गुरु शिखर, ये पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत की। तो अरावली पर्वत की श्रेणी है गुरु शिखर, यह 1722 मीटर ऊंची है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख पर्वत चोटियाँ जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर देख लेते हैं। तो पहला धौलागिरी, दूसरा है अन्नपूर्णा, तीसरा है एवरेस्ट, चौथा है मकालू और पांचवा है कंचनजंगा। तो इस क्रम में ये सारी चोटियाँ हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ये है डाफला अरुणाचल प्रदेश में, मिरी ये भी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अबोर और मिसमी ये सभी पर्वत श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ थोड़ा मैपिंग गलत हो गई है, इस सीरीज को यहाँ से होते हुए जाना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी यहाँ पर इनके स्थल हैं। तो आइए देख लेते हैं और प्रमुख चोटियाँ और पहाड़। इधर यह पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल नागालैंड में है, मिजो हिल मिजोरम में स्थित है और ये गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में स्थित है। यहाँ याद रखिएगा ये मेघालय में स्थित है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है मैप में। यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ स्थित हैं। तो ये तीनों चोटियाँ यहाँ पर स्थित हैं, गारो खासी जयंतियाँ। उसके बाद अराकान योमा, यह म्यांमार का विस्तार है जो कि अरुणाचल या अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। तो अराकान योमा का विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद देख लेते हैं झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और उसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में देख लेते हैं सतमाला की पहाड़ियाँ और अजंता और एलोरा, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ये सभी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में बैकाल की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद गढ़वाल में उड़ीसा में गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा गढ़जात। तो गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, यानी कि यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची है। उसके बाद वर्धा और गिर की पहाड़ियाँ ये गुजरात में स्थित हैं, याद रखिएगा गिर और वर्धा की पहाड़ियाँ गुजरात में। उसके बाद देख लेते हैं बाबा बुदून की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। कालसूबाई और महाबलेश्वरम ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कलसूबाई और महाबलेश्वरम ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसके बाद ब्रह्मगिरी और दोदा बेट्टा, तो ब्रह्मगिरी और दोदा बेट्टा, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। वहीं दोदा बेट्टा नीलगिरी यह तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री यानी कि नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर स्थित है। तो दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देख लेते हैं अनाईमुड़ी जो कि केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी या तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है अनाईमुड़ी। और यहाँ पर अनामलाई चोटी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कार्डमम जो कि यहाँ पर स्थित है कार्डमम। उसके बाद हम पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों के बारे में देख लेते हैं। पालनी की पहाड़ियाँ, पंचमलाई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, जवारी की पहाड़ी, उसके बाद बेलीकोंडा, नल्लमल्ला, ये सभी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं यानी कि चोटियाँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं ऊंचाई के आधार पर क्रम कैसा है हिमालय का। तो माउंट एवरेस्ट 8,849 या फिर 48, 2 इसकी वैल्यू होती है 8,848 मीटर। ये कभी कभी बढ़ती रहती है या घटती रहती है, तो या तो 50 हो जाएगी या तो 46, इस प्रकार से इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। केटू गाडविन ऑस्टिन भारत में
सबसे ऊंची चोटी है 8611 मीटर, पीओके में लेकिन स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद कंचनजंगा 8597, सिक्किम भारत में स्थित है कंचनजंगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मकालू, नेपाल में स्थित है 8481 मीटर। उसके बाद धौलागिरी 8167 मीटर। उसके बाद हम देख लेते हैं नंदा पर्वत 8126 मीटर, भारत पीओके में स्थित है। उसके बाद केसर ब्रूम पाकिस्तान चीन में स्थित है 8068 मीटर। उसके बाद देख लेते हैं नंदा देवी 7817 मीटर, उत्तराखंड भारत में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं राकापोशी पर्वत 7788 पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद कामेट 7756 उत्तराखंड भारत में स्थित है। उसके बाद त्रिशूल 7140 मीटर, उत्तराखंड भारत में स्थित है। उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड ने किया था, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड ने किया था। तो इसका पहला है पंजाब हिमालय, तो सिंधु से सतलज नदी तक इसका फैला है, विस्तार है, फैलाव है। तो पंजाब हिमालय का फैलाव सिंधु से सतलज नदी तक है और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय इसी का हिस्सा है। तो इस पंजाब हिमालय को दो भागों में बांटते हैं, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले हिमालय की ओर। यह है कुमायूं हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच स्थित है, 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, यह की लंबाई है 320 किलोमीटर। सबसे छोटा हिमालय कुमायूं हिमालय है। सबसे ऊंची चोटी इसकी नंदा देवी पर्वत है, तो नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट एवं मकालू पर्वत नेपाल हिमालय में स्थित हैं। उसके बाद असम हिमालय की ओर देख लेते हैं, तो तीस्ता से दिहांग नदी की ओर असम हिमालय का विस्तार है। तीस्ता से दिहांग नदी, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं वो कुला, कांगड़ी और नामचा बरवा असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। उसके बाद प्रमुख ग्लेशियर देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। काराकोरम नुब्रा नदी का उद्गम है काराकोरम पर्वत श्रेणी से, तो नुब्रा नदी। उसके बाद सयासिनी नदी, सयासिनी ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है, तो सयासिनी ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है। हिस्पर ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है। बियाफो ग्लेशियर काराकोरम में, बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम में। उसके बाद चोगोंगला लमा, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा आप इसको, यह भी काराकोरम में स्थित है। उसके बाद कोडोपिन काराकोरम में स्थित है। जीमो काराकोरम में स्थित है। बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो काराकोरम में स्थित हैं। उसके बाद पिंडारी, यह उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। संतोपथ उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि अलकनंदा का यह उद्गम स्थल है। सतोपथ याद रखिएगा, अलकनंदा का उद्गम स्थल है सतोपंथ। उसके बाद मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। इसका उद्गम गौरी गंगा का है। तो चौरीबाड़ी उत्तराखंड का ग्लेशियर है। मंदाकिनी उद्गम यहाँ का है। उसके बाद देख लेते हैं सोना पानी और बड़ा सिगड़ी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोना पानी और बड़ा सिंगड़ी। उसके बाद गेफांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जेमू सिक्किम में स्थित है, जेमू सिक्किम में। उसके बाद देख लेते हैं पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, पुराना मार्ग फॉलो करने वाली सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। तो पुराना मार्ग जो फॉलो करने वाली नदियां होती हैं उनको पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, यानी कि पूर्वानुवर्ती
इनको नदियाँ कहते हैं जो कि पुराने मार्ग पर ही फॉलो कर रही हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद अनुवर्ती नदियाँ किसको कहते हैं? जो कि ढाल के अनुसार चलती हैं, जिधर ढाल उधर ही इनकी डायरेक्शन बट जाती है। तो ये नदियाँ हैं बेतवा, चंबल, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सभी नदियाँ अनुवर्ती नदियों में हैं जो कि ढाल के अनुसार बहती हैं। आइए पहली नदी के बारे में बात कर लेते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी यह पंचप्रयाग गंगा नदी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की, जो कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहायना बनाती है। सबसे पहले पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग देख लेते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन स्थल है विष्णुप्रयाग। उसके बाद नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन स्थल है। उसके बाद कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार का मिलन स्थल है कर्णप्रयाग। उसके बाद रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन स्थल है। जहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच में स्थित है। इन दोनों को मिलन स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अलकनंदा का उद्गम स्थल बद्रीनाथ है, मंदाकिनी का उद्गम स्थल केदारनाथ है और भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ये सभी प्रमुख उद्गम स्थल और प्रमुख प्रयाग है जहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं बद्रीनाथ सबसे ऊपर, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद हम देख लेते हैं गंगा और यमुना का तंत्र। तो यमुना पहले देख लेते हैं गंगा का तंत्र। तो दूधटोली रामगंगा नदी पहले मिलती है कहाँ पर? कन्नौज में। तो कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं यमुना नदी, प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी। और फूलपुर नदी, वरुणा नदी, ये सभी प्रयागराज में मिलती हैं। उसके बाद वाराणसी है और ये गाजीपुर में मिलती है। तो वाराणसी में भी क्या कौन सी नदी मिलती है? फूलपुर वाराणसी में मिलती है। उसके बाद गोमती नदी को देख लेते हैं। ये फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। तो फुलहर झील पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी पे। उसके बाद देख लेते हैं शारदा नदी। ये राप्ती नदी मिलकर, शारदा नदी मिलकर ये घाघरा से मिल जाती हैं और घाघरा छपरा के पास मुहाना बनाती है। उसके बाद देख लेते हैं पटना और हाजीपुर। गंडक नदी हाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं नेपाल में से निकलती है बागमती। तो नेपाल से निकलती है बागमती और यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी भागलपुर पे गंगा नदी से मिलती है, कोसी नदी भागलपुर पे। उसके बाद महानंदा नदी। तो महानंदा नदी मालदा ब्रह्मपुत्र यानी कि मालदा जहाँ पर इसका निक्षेपण स्थल है गंगा या ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर यह मिलती है। उसके बाद हुगली नदी देख लेते हैं। हुगली नदी और दामोदर नदी यह पश्चिम बंगाल से होते हुए मिलती हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेघना नदी। यह मेघालय में स्थित है एक पर्वत चोटी जहाँ से मेघना नदी निकलती है। उसके बाद देख लेते हैं मालवा का पठार, विंध्य रायसेन का पठार, मालवा का पठार और कैमूर कटनी, ये सभी प्रमुख जो पठार हैं, यानी कि यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं जैसे कि विंध्य, बेतवा और केन। उसके अलावा चंबल नदी में शिप्रा, काली, सिंध और पार्वती नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देख लेते हैं
गंगा की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व रामगंगा, यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी पे मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जब गंगा में मिल जाती है तो फिर मेघना नदी का रूप इनका नाम रख दिया जाता है। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो कि बिहार नदी बनाती है। भारत में इस 1114 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की हैं। रामगंगा, यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। और जो चंबल नदी है वो बीहड़ बनाती है। यह यमुना की सहायक नदी है चंबल, जो कि बीहड़ यानी कि उबड़ खाबड़ जहाँ पर डाकू छिप सकें ऐसी जगह बनाती है। इसीलिए चंबल नदी पर जो बीहड़ बनाती है वहीं पर डाकू अधिकांश छिपे रहते थे। उसके बाद देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमल, कुर्रम, स्वात, नीलगिरी, नुब्रा, श्योक, सिंधु और मानसरोवर सिंगी खंगवान से यह निकलती है। इसकी एक और सहायक नदी है जो कि चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। और इसको जो पर्वत चोटियां हैं जहाँ से यह निकलती हैं, बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब, रोहतांग दर्रा से व्यास। उसके बाद आगे देख लेते हैं सिपकीला दर्रा भी है। व्यास को छोड़कर सब पाकिस्तान जाकर पहले चिनाब से मिलती हैं। तो व्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है जिसको छोड़ दिया जाए तो सभी नदियां चिनाब से पाकिस्तान में मिलती हैं। उसके बाद पंचनद दोआब। पंचनद दोआब में बिष्ट दोआब, व्यास और सतलज, बिष्ट। उसके बाद बारी दोआब, व्यास और रावी के बीच बारी दोआब। उसके बाद रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच। उसके बाद चाप दोआब, चिनाब और सिंधु के बीच है चाप दोआब। उसके बाद सिंधु के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां कौन है? तो पंचनद, सभी, जास्कर, सोहन, सियांग, सियार। उसके बाद सिंधु के दाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन है? श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, नुब्रा, गोमल और गिलगिट। तो यह सिंधु के दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। उसके बाद देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर है। तो पहला तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इसका स्थल ग्लेशियर है जहाँ से यह निकलती है, उद्गम स्थल। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ देखेंगे और फिर बाईं ओर से। पहली दाईं ओर से सुबनसिरी, जिया भरेली जिसे कामेंग भी कहते हैं, मानस, संकोश, रैंडक, जलढाका। उसके बाद दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जलढाका के बाद तीस्ता है जो कि चोलामू झील सिक्किम से निकलती है। उसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ सियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग। उसके बाद धनसिरी और कापली। तो ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं और बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन हैं? ये देख लेते हैं भादर, सतरंजी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपुझा। ये सभी कहाँ की नदियाँ हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद देख लेते हैं मध्य भारत की नदियाँ। अब है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भ्रंश घाटी से बहती है।
उद्गम स्थल इसका अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में जो फैला है अमरकंटक। उसके बाद देख लेते हैं सहायक नदियाँ कौन हैं, तो तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन। उसके बाद बसा, कोनार, माचक, यह इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद कपिल धारा, यह इसकी भी सहायक नदी है, जहाँ की धुआंधार जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी द्वारा, तो कपिल धारा जलप्रपात है, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद ताप्ती नदी देख लेते हैं, तो ताप्ती नदी 762 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद देख लेते हैं उद्गम स्थल ताप्ती नदी का, मुल्ताई पहाड़ी। उसके बाद काकरापार और उकाई परियोजना, तो यह तापी नदी पर काकरापार और उकाई परियोजनाएं बनी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। आज की वीडियो में हमने हिमालय पर्वत का विभाजन और प्रमुख उत्तर में बहने वाली नदियों के बारे में देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।